हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी जो यहां पर सीरीज चल रही है वो इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक बता दिया था। मुझे लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स हमें लग रहा है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी सीरीज में हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स दिए हैं, अनुसूचियां दी हैं, उनका क्या महत्व है, आखिरकार क्या वजह है कि हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है। अनुसूचियां क्या होती हैं ये आपको बताएंगे। अनुसूचियां कितनी हैं फिलहाल उनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल आपको बताएंगे कि पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है, दूसरी किसके बारे में बताती है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप सब जानते हैं। भाई, इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको चल करके इसके क्विज भी करवाएंगे, यानी वो PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इसी टॉपिक पर पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई शेड्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि शेड्यूल क्या है, यानी हमारे संविधान में जो शेड्यूल है वो आखिरकार क्यों लाए गए। बहुत से लोगों को डाउट होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार शेड्यूल की आवश्यकता क्यों है। तो एक बार समझिएगा, हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है संविधान का, आर्टिकल नंबर 1 वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहता है। यानी इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन, यानी जो राज्य हैं वो एक संघ होंगे, ऐसा ये कहता है। लेकिन वह राज्य कौन से होंगे ये नहीं बता, वह केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं वो नहीं बता। यानी हमारा आर्टिकल नंबर केवल और केवल इतनी ही बात करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये जानने के लिए कि भाई राज्य कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि फिलहाल हमारे भारत में जो स्थिति है वो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। इन सबकी लिस्ट को देखने के लिए आपको अलग से एक लिस्ट दिखाई जाएगी, उसी लिस्ट का नाम है शेड्यूल। तो शेड्यूल नंबर 1 में ये पूरी डिटेल मिलती है, कौन से राज्य हैं, क्या क्या उनकी बाउंड्रीज हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब कुछ आपको वहां मिलेगा। तो बताइए, है ना जरूरी? तो इसीलिए हमारे संविधान में इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। ये तो रही बात एक। इस प्रकार हमारे संविधान में भाषाएं की बात की गई है, तो वो भाषाएं कौन कौन सी रहेंगी वो सब आपकी शेड्यूल्स में दिया है, जो कि शेड्यूल्ड नंबर 8 है, हमारा 8वां शेड्यूल 22 भाषाओं के बारे में जिक्र करता है। मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आप समझ गए हैं कि अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई हैं। अनुसूचियां इसलिए जोड़ी गई हैं जो कि बात हम संविधान में नहीं बता सकते, वहां डिटेल ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए हमारे संविधान में अलग से कुछ पन्ने जोड़े हुए हैं, इनको हमने शेड्यूल नाम दिया। और यह पन्नों की संख्या फिलहाल 12 है, लेकिन जब संविधान लागू किया गया था उस समय पर यह पन्ने मींस शेड्यूल्स ये 8 थे, जो कि हमारे संविधान में डिटेल बताते। बात समझ में आ गई है? एक हमने एग्जांपल लेकर के आपको समझा दिया है कि शेड्यूल की आवश्यकता क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातें हम संविधान के आर्टिकल्स में नहीं कर सकते, आर्टिकल में केवल जिक्र है, बाकी हमने डिटेल उसमें दे रखी है, उसमें जाकर के देखिएगा। ये तो रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। हमने यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तो दूसरा एग्जाम्पल समझिए। आपके पास शादी का एक कार्ड आता है, उस शादी के कार्ड में लिखा रहता है डिनर या प्रीति भोज। आपका ध्यान केवल इधर ही होता है, प्रीति भोज कितने बजे, 7 PM या 8 PM, 8 बजे आपका या 7 बजे आपका प्रीति भोज है, यानी खाना है। ये बात आपको जानकारी किससे मिली? इनविटेशन कार्ड से। क्या आपको यह पता है कि उस खाने में जो प्रीति भोज होने वाला है उसमें क्या क्या होगा? शाही पनीर होगा कि नहीं होगा, कढ़ाई पनीर होगा कि नहीं होगा, पनीर पकौड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपको नहीं पता है। ये पता कब चलेगा? जब आप वहां जाएंगे, यानी वहां पर आप देखेंगे, वो मेनू कार्ड होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई यहां पर हमारा ये है। तो हमारे आर्टिकल्स जो बताते हैं वो आर्टिकल बताते हैं कि प्रीति भोज, शादी का कार्ड आर्टिकल है, लेकिन जो मेन्यू कार्ड है वो हमारी अनुसूची है। इनमें तो आपको जानकारी मिलेगी कि राज्यों की बात हुई है तो राज्य कितने, वो सब आपको शेड्यूल में मिलता है। तो मुझे लगता है दूसरे एग्जांपल से और आपको आसानी से समझ में आ गया है कि शेड्यूल की बात क्यों की गई। शेड्यूल क्या है? आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हमारा शादी का कार्ड है, लेकिन जो शेड्यूल्स हैं वो हमारा वो है आपका मेनू कार्ड, खाने में क्या क्या होगा वो सब वहां पर बताया गया। ठीक है, ऐसे ही आपने यहां पर समझ लिया कि भारत का पहला जो आर्टिकल हमारा संविधान का कहता है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा,
लेकिन वह राज्य कौन कौन से होंगे, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, ये हमारी शेड्यूल नंबर 1 कहती है। इसी प्रकार हमारे संविधान में और भी शेड्यूल हैं, इन्हीं के बारे में हम यहां पर समझेंगे कि वह शेड्यूल कौन से हैं, कितने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 1 तो हमारा ये है कि हमारे संविधान में जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान, उस समय पर 8 अनुसूची, लेकिन फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियों को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। ठीक है, तो पहला हम जान लेते हैं। पहला हमने यहां पर शेड्यूल नंबर 1 लिया है, यह बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी हमारी जो यूनियन है उसके बारे में बताएगा और राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बताएगा, उनकी सीमाएं बताएगा, उनके नाम बताएगा। यह हमारा शेड्यूल नंबर 1 है। शेड्यूल नंबर 2 कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन और भत्ते, यहां पर सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया है। अलाउंसेस क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें बताएंगे आपको अलाउंसेस क्या है। तो यहां पर वेतन और भत्ते, बहुत से लोग नहीं जानते हैं अलाउंसेस, उनको आज पता चलेगा। बाकी लोग, मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर भत्ते क्या होते हैं, बट हम आगे बताएंगे डिटेल। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते यानी बड़े बड़े पदाधिकारियों की सैलरी और उनके अलाउंसेस के बारे में जो जिक्र किया गया है वो शेड्यूल नंबर 2 में किया गया है। आगे बात करते हैं तीसरी में दिया है शपथ यानी ओथ। शपथ जो होती है शपथ, 3 शब्द होते हैं, 3 वर्ड होते हैं, 3 वर्डों से ही हमारा क्या बनता है, 3 ही वर्ड इसमें शपथ में। तो याद रखने के लिए ट्रिक काम आएगी आपके, शपथ यानी तीसरी। के बाद चौथा है राज्यसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लिस्ट इसमें दी गई है। लिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड विधानसभा शेड्यूल्स इसमें दिए गए हैं, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र। आगे 5th नंबर है जो 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन इसमें बताया गया है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया है और ट्राइबल एरिया है, उनके बारे में हमें 5वां बताता है। छठा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 में हमें दिया गया है विशेष प्रावधान वाले राज्यों की सूची। कुछ राज्य हैं, 4 राज्य आते हैं इसमें, वो 4 राज्यों की लिस्ट इसमें दी गई है जो उन्हें विशेष बनाती है, विशेष अधिकार देकर। वह 4 राज्य कौन से हैं आगे हम जिक्र करेंगे। आगे जान लेते हैं भाई, अगला है 7th नंबर। 7th जो बताता है वो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी इसमें लिस्ट दी गई है, सब फॉर 7 और सब फॉर सूची। 7वीं जो है उसमें सूची दे रखी है। आप जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन सब में क्या क्या है वो सब हम आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर हमने बता दिया है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आगे 8वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची जो है वो बताती है भाषाओं की सूची। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में फिलहाल 22 भाषाएं, 22, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब 22 नहीं थी, केवल 14 भाषाएं थी, 14 बाद में बढ़ाई जाती हैं। फिलहाल की डेट में 22 भाषाएं हैं और हमारी केंद्र सरकार और इनमें सुझाव दे रही है, आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रही है। 22 के बाद और भी भाषाएं बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल 22 भाषाएं हैं। याद रखेंगे इन भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। इसी में ये लिस्ट दे रखी है भाषाओं की। अगली है 9th नंबर शेड्यूल। 9th कहता है संविधान से संबंधित अनेक्स और संशोधित सूची यहां पर दे रखी है। यह दरअसल जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार आंदोलनों से संबंधित है। जमींदारी उन्मूलन इसमें दिखाया गया है, तो यहां पर लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, उससे संबंधित है। नवी ये बाद में जोड़ी जाती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल अनुसूची है, शेड्यूल फॉर चेंज ऑफ टीम। जो हमारी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं वो अपना दल बदल करते हैं, उनके लिए नियम और शर्तें यहां पर 10वीं अनुसूची में डाली गई। आगे दल एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं आपका 10वीं अनुसूची। 11वीं जो सूची है वो पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, यानी पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, यहां पर 11वीं अनुसूची बताती है। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो बताती है वो नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। याद रखेंगे 11वीं पंचायत, 12वीं से नगर पालिकाएं, द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। याद रखेंगे 12वीं अनुसूची है। फिलहाल हमारे संविधान में इतनी ही अनुसूची है, बट इसके बारे में जिक्र करना डिटेल से बहुत जरूरी है, तो बाकी हम डिटेल जानेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा परफॉर्मा जान लेते हैं, फिलहाल का सिनेरियो क्या है। हम सबसे पहले बता दें, भारतीय संविधान में फिलहाल हमारी 12 अनुसूचियां हैं जो कि हमने बता दी। कब कौन सी जोड़ी जाती है हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में, मूल संविधान में थी, यानी 26 जनवरी 1950 को केवल 8 ही अनुसूचियां थी। बाद में इसमें जोड़ी जाती है 9वीं अनुसूची, जो कि पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी जाती है।
पहला ही संविधान संशोधन, ठीक है, 9वीं अनुसूची। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी जाती है 1985 में। इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ी जाती है। याद रखेंगे 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। उसके बाद 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ही जोड़ दी जाती है। ये दोनों अनुसूचियां आपकी 1992 में ही जुड़ती हैं, एक 73, 73 और एक 74 में जुड़ती है। याद रखेंगे यही 4 अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी जाती हैं और आने वाले समय में अगर जरूरत महसूस होती है तो हमारे संविधान में फिर से संशोधन करके आगे 13वीं अनुसूची भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन फिलहाल 12 अनुसूचियां हमारी हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब 8 अनुसूचियां थी। मुझे लगता है जिस प्रकार हम आपको बोलते हैं, बताते हैं, याद होता आपको, साथ के साथ याद भी हो रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप वगैरह में भी शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करें। देखिए हमारी कोशिश की जा रही है, हमने जो प्रयास किया है वो आपको इस क्वालिटी देने का जो प्रयास किया है, चाहे आप पेड कोर्सेज भी देखिएगा, शायद आपको ऐसा कंटेंट शायद ना मिले। भाई हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी एक बार प्रयास करिए। आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर कहीं भी आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। चलिए आगे जान लेते हैं। अब इनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल जानते हैं कि भाई अनुसूची नंबर 1 क्या बताती है, क्योंकि हमने 12 तो आपको गो थ्रू करवा दी है, अब आपको डिटेल इनकी जाननी है। तो अनुसूची नंबर 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी हमारा जो संघ है वो और उसके राज्य कितने हैं ये सब जानकारी आपको इसी में मिलेगी। उनकी बाउंड्रीज क्या है इसी में मिलेगी। देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन भारत में राज्य कौन कौन से हैं ये सब यही जानकारी देता है। अच्छा एक बात और आपको समझनी होगी कि अगर मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में फिलहाल बात चल रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 4 और बंटवारे किए जाएंगे, यानी इसमें से एक बनेगा हरित प्रदेश, एक बनेगा पूर्वांचल, एक बनेगा बुंदेलखंड का क्षेत्र, इस तरीके से बात की जा रही है। तो जब भी ये चेंज होंगे तो हमारी अनुसूची नंबर 1 में ही बदलाव होगा, ना कि आर्टिकल नंबर 1 में। देखिए ऐसा संशोधन जब भी होता है वो हमारे संशोधन जो होते हैं वो काउंट नहीं है, यानी आर्टिकल नंबर 368 के तहत इन्हें काउंट नहीं किया जाता। बहुत डिटेल से इनके बारे में आगे हम आपको इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको क्या समझना है कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा या एक राज्य में से 2 राज्य डिवाइड होते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित होता है, तो अनुसूची नंबर 1 में चेंज होगा, ना कि आर्टिकल नंबर 1 में। ये बात आपको समझ, क्योंकि अनुसूचियां यहीं दे रखी है, इसी में डिटेल दे रखी है। तो यहां पर हमारी अनुसूची नंबर 1 में क्या दे रखा है? नाम और उसके क्षेत्र दे रखे हैं, नेम एंड एरियाज हैं। भारत के संघ और राज्यों की सूची इसमें दे रखी है, भौगोलिक सीमाएं दे रखी हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज दे रखी हैं। उद्देश्य आपको समझ में आ गया है, मुझे लगता है उद्देश्य को आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य क्या है कि भाई राज्य और संघ क्षेत्रों की पहचान करना, बहुत सिंपल है। याद रखेंगे शेड्यूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो। इसके बाद शेड्यूल नंबर 2 जान लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। मतलब कि यहां पर हमने जो मेंशन किया है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, लेकिन आपको बता दें बड़े बड़े सभी पदाधिकारी सभी इसी में आते हैं। उनकी सैलरी और उनके वेतन और भत्ते क्या क्या होंगे ये सब इसमें जिक्र किया है। जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति की सैलरी फिलहाल 5 लाख होती है। ये 5 लाख के अलावा उसको भत्ते भी मिलते हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो लिखी हैं ये इसी अनुसूची में लिखी हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए भत्ते का आप मतलब समझिए, भत्ते का क्या मतलब है। जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहां पर भत्ते जो हैं इनके बारे में आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होती है और आपको 50,000 रुपए सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। जो आपसे काम कराया जा रहा है उसके बदले में आपको जो पैसा मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। लेकिन आपको किसी ऑफिस के ही काम से आपको भेजा जाता है मुंबई, दिल्ली से भेजा जा रहा है मुंबई, और मुंबई जब जाएंगे तो आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं तो खर्चा होगा। यही खर्चा जो है आपको जो सरकारी, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वो आपको अलाउंस मिलेगा, और अगर आप किसी और में करते हैं तो आपका जो एंटरप्रेन्योर होगा वो आपको पैसा देगा। यानी यहां पर जो पैसा अलग से मिल रहा है, जो आपने अलग से खर्च किया है, इसी को हम अलाउंसेस या भत्ते कहते हैं। तो मुझे लगता है
आप भत्ते भी समझ गए हैं, तो सैलरी प्लस भत्ते मिलाकर के ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, आगे बात करते हैं भाई। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला बात करते हैं कि भाई इसमें वेतन और भत्ते किस किस के दिए गए हैं। तो इसमें वेतन और भत्ते ज्यादातर बड़े बड़े पदाधिकारियों के इसमें दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन दिए गए हैं। के अलावा अगर बात करें किसके वेतन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन है, वेतन और भत्ते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते हैं। अब जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। पदाधिकारी जो है, अगर कोई भी उपराष्ट्रपति होगा तो उसे उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उसे जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करने की मिलती है। तो इसका जिक्र जो किया गया है वो हमारा अनुसूची नंबर 2 में किया। के बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी आप जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33+1 फिलहाल जजेस हैं और 33 इसमें न्यायाधीश हैं, बाकी एक जो है हमारे वो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप जानते होंगे कि फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट जो हमारे होते हैं उनके हाई कोर्ट के जजेस के बारे में इसमें दिया गया है। इसके अलावा विधान परिषद के उप सभापतियों के बारे में भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, जो आपकी राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उन्हीं के बारे में बताया गया कि उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सैलरी भी इसी में दी होगी। बाकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कैग किस में आता है। इसे कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिया गया है। आपको आगे बताएंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है। तो ये हमारा जो दिया गया है वो याद रखेंगे, इसकी अनुसूची नंबर 2 में भी इसका भी जिक्र है। ओके, उद्देश्य आपको समझ में आ गया है। उद्देश्य में बहुत ही सिंपल है, वेतन और अन्य लाभ क्या क्या है ये पता चल सके। तो हमारी अनुसूची नंबर 2 भी आपको समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं तीसरी अनुसूची क्या बताती है। तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, तीसरी अनुसूची क्या बताती है भाई। तो तीसरी अनुसूची हमें बताती है कि यहां पर शपथ रहेगी, ओथ रहेगी। ओथ आप जानते हैं, ओथ क्या है? शपथ है, शपथ। जस्ट अ मिनट, चलिए छोड़ देते हैं इसको। शपथ, शपथ यानी शपथ 3 है और 3 ही आपका तीसरी भी आता है। इसमें शपथ जो दे रखी है वो सभी की शपथ आती है। प्रधानमंत्री, न्यायाधीश की शपथ आती है। इसके अलावा संघ के मंत्रियों की शपथ आती है, संसद के सदस्यों की शपथ आती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ आती है, चाहे वो सीजीआई हो या बाकी अन्य न्यायाधीश हो, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ आती है, यानी हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की शपथ आती है। इसके अलावा विधानमंडल के सदस्यों की आती है। विधानमंडल में आप जानते हैं विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद नहीं है और बहुत से ऐसे राज्य हैं, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि राज्य के मंत्री भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा सीएजी कैग, कैग के ऊपर ज्यादातर प्रश्न पूछे गए, इसीलिए हमने अलग से हाईलाइट को किया है। याद रखना है आपको, कैग आपका इसी लिस्ट में आता है। कैग आपका इसी लिस्ट में आता है। उद्देश्य आपको पता चल ही चुका है, अन्य उच्च पदों के शपथ पत्र इसमें दे रखे हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। वो क्या है कि देखिए, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में पूछेगा, वो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। उसी के बारे में आएगा। तो राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल नंबर 60 यानी 60 के बारे में बोलता है। वहां पर शपथ दे रखी है, तो वहां शपथ अलग से है। तो इसका मतलब हमारा राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुसूची नंबर 3 में नहीं आती है। याद रखेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति की शपथ भी इसमें नहीं आती। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल ही अलग है, वहां पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपको याद ये रखना है कि राष्ट्रपति अलग होता है, तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। आप बता सकते हैं उपराष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है। मुझे उम्मीद है बहुत से लोग इसका जवाब कर पाएंगे। आंसर करिएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ लिखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट शपथ का आर्टिकल लिखना है, बस। हमें लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नहीं यानी अनुसूचियां क्या है। चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां इसमें दे रखी हैं।
राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या इसमें दे रखी है, राज्यसभा में कितनी सीटें विधानसभाओं से चुनकर आएंगी, ये सब कुछ आपका अनुसूची नंबर 1 में 4th में दे रखा है। याद रखेंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। उद्देश्य आपको पता चल गया है, प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र के लिए सीटें कितनी हैं ये पता चल सके। आगे बात करते हैं, 5वीं अनुसूची है जो कि बताती है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। शेड्यूल एरिया जो ट्राइबल एरिया है, जैसे जनजातीय आदिवासी लोग जो हैं उनके लिए क्या क्या प्रशासन मैनेजमेंट जो होगा वो बहुत ही सेंसिटिव होगा, आप जानते हैं, तो वही यहां पर दिया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की प्रबंधन मैनेजमेंट एंड ऑफ शेड्यूल्स ट्राइब और ट्राइबल एरियाज के लिए यहां पर दिया गया है। पर्पज आपको समझ में आ गया है कि विशेष विकास और प्रबंधन प्रावधान इसमें दिए गए हैं। स्पेशल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोविजंस हमारी अनुसूची नंबर 5 में दिए गए हैं। याद रखेंगे, आदिवासियों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र होता है, तो उसमें विशेषकर यहां पर ध्यान रखा गया है। आगे 6th नंबर जो कि महत्वपूर्ण है, विशेष प्रावधान वाले राज्यों की सूचियां, यानी यहां पर हमें शेड्यूल नंबर 6 में दिया गया है वो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों को स्पेशल पावर दी गई है और उनको बताया गया है कि आपके यहां पर जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो बहुत ही सावधानी से, और उसके लिए टर्म एंड कंडीशन दी गई है। वहां के गवर्नर्स को भी एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, वो बताते हैं कि आपको राज्य कौन से हैं। एग्जाम में ज्यादातर वो राज्य पूछा जाता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन स्टेट्स, वो सर्टेन आपके 4 हैं। नंबर 1 असम है, नंबर 2 असम के बाद मणिपुर है, नंबर 3 आपका त्रिपुरा है और नंबर 4 आपका मिजोरम है। याद रखेंगे ये 4 राज्य ऐसे हैं, एग्जाम में पूछ लेगा इनमें से कौन सा राज्य अनुसूची नंबर 6 में नहीं आता, तो याद रखेंगे ये 4 है, इनके अलावा 3 दे देगा, कोई चौथा अलग से देगा। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में से ही आते हैं, आप जानते हैं। इसके बारे में भाई आप जान गए हैं कि प्रोविजंस ऑफ असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा के लिए यहां पर प्रावधान दिया गया है। उद्देश्य आप समझ गए हैं, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य है विशेष प्रावधान और यानी प्रशासन और अधिकार इनको दिया गया है, यहां पर स्पेशल रहेगा। आप जानते हैं कि इधर के राज्यों में जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते हैं, तो यहां से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और चूंकि इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो याद रखना है। तो अब आपको ये बताने का समय आ गया है कि वो राज्य की लोकेशन क्या है। हमने यहां पर मैप लिया हुआ है, इसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की लोकेशन आपको देखनी है। यहां पर बाकी के मैप को हमने ब्लैक रखा है, कलर्ड किया है उन्हीं 4 राज्यों को। एक बार लोकेशन देखिएगा, सबसे पहले आउट करेंगे हम असम, ये है हमारा असम, याद रखेंगे असम, ये है हमारा मणिपुर, ये है हमारा मणिपुर। इससे ऊपर वाला राज्य आप सब जानते होंगे वो नागालैंड है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल किसकी, यहां पर असम, मणिपुर। तीसरा राज्य देखिएगा, ये है हमारा मिजोरम, ये है हमारा मिजोरम, के बाद ये है हमारा त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के बारे में आपने लोकेशन देख ली। मुझे लगता है मैंने प्रयास किया है कि इसके माध्यम से मैं आपको याद करा सकूं, इसीलिए मैंने यहां पर अलग से स्पेशल मेहनत करके आपको अलग से इसको मैप को दिखाया है। तो याद रखिएगा, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप एक बार फिर से देख लीजिए भाई, आप पहले देखिएगा ये असम है, इसके बाद ये हमने देखा मणिपुर है, ये हमारा मिजोरम है और ये हमारा त्रिपुरा है। ये 4 राज्य हमारे इसी अनुसूची नंबर 6 में आते हैं, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, अगला हमारा 7th नंबर अनुसूची क्या कहती है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे है, बंटवारा ऐसे है कि इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यहां पर हमने 7th में जो 7वीं अनुसूची है, इसमें हमने अनुसूची में सूची दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। आप जानते हैं कि हमारे इसमें संविधान में 3 तरीके की लिस्ट है। 3 तरीके की लिस्ट क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर शक्तियों का बंटवारा कैसे है, वो ऐसे, यहां पर लिस्ट बना रखी है। नंबर 1 एक लिस्ट है जिसे बोलते हैं संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरी यानी सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी हमारी है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट दे रखी है और इनमें कुछ विषय दे रखे हैं, के बारे में बताएंगे आपको। वो सब्जेक्ट तो दे रखे हैं, जो संघ वाले सब्जेक्ट हैं उस पर केवल कानून बनाने का अधिकार संघ को है, और जो राज्य वाले हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तो बताइए शक्तियों का बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया। राज्य अपने कानून बनाएगा, केंद्र अपने कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय डाले गए हैं उन पर दोनों को बनाने का अधिकार है।
यहां पर भी कुछ विषय है, इस पर दोनों राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अब कुछ टर्म कंडीशन है। आपको समझ में आ गया कि भाई शक्तियों का विभाजन कैसे है। एग्जाम में पूछ लेता है कि शक्तियों का बंटवारा अनुसूची नंबर किस में दिया गया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट केवल सूचियां याद करके चले जाते हैं कि सूचियां हमारी 7th में दे रखी हैं, बट पॉइंट तो यही है ना कि इनका दोनों का बंटवारा हो गया है, बंटवारा शक्तियों का हुआ है। तो देखिएगा यहां पर जो राज्य सूची है, एक टर्म कंडीशन नंबर 1 तो यह है कि राज्य सूची के जो जो विषय हैं, अगर राज्य चाहे लिखित में एप्लीकेशन दे तो केंद्र से बोल सकता है, संसद से बोल सकता है कि प्लीज आप हमारे लिए हमारे विषयों पर आप कानून बना दीजिए। एक कंडीशन तो यह है, अन्यथा बनाएगा कौन? राज्य खुद बनाएगा। दूसरा है समवर्ती सूची। जो है समवर्ती सूची में जो लिस्ट है हमारी समवर्ती सूची की, और वो राज्य की जो लिस्ट है उसमें भी कोई ऐसा कानून नहीं है और समवर्ती में भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक है जो इन तीनों में से किसी में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ये याद रखेंगे आप। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो इन तीनों में नहीं दे, उन पर कानून कौन बनाएगा? हमारा केंद्र बनाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये टर्म हो सकता है, आपसे पूछ सकता है, जब थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार टर्म दे देगा। अब बात करते हैं 7वीं में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। यहां पर नंबर 1 है संघ सूची, और इस संघ सूची में क्या है कि जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें केवल और केवल संघ, हमारा जो केंद्र है, वो कानून बनाएगा। आगे बात करेंगे। दूसरा है सूची स्टेट लिस्ट, यहां पर दे रखी है राज्य सूची। राज्यों के लिए यहां पर विषय बताए गए हैं कि आप किस किस पर कानून बना सकते हैं। और तीसरी है बड़ी इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बताया गया है कि राज्य भी बना सकता है और कानून केंद्र भी बना सकता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही कानून है, एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया, तो बताइए अगर दोनों में प्रावधान सेम है और थोड़ा सा प्रावधान अलग है अगर केंद्र वाली में, तो केंद्र वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मान्य ज्यादा होगा। याद रखेंगे, ये पॉइंट भी बन सकता है। ये पॉइंट आपका जब बनेगा तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जब आता है तब बनता है। एलिमिनेशन भी लगाइएगा, थोड़ा सा सेंस भी लगाइएगा, ऐसे पॉइंट्स भी याद रखने। अगला है कि भाई यहां पर विषयों की बात कर लें। संघ सूची में विषय कौन कौन से हैं, तो 97 सब्जेक्ट थे संघ सूची में। जो केंद्र वाली सूची थी यूनियन लिस्ट, उसमें 97 सब्जेक्ट थे जब हमारा संविधान बना। लेकिन अब इसमें संविधान संशोधन करके बाद में और कुछ सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, तो सब्जेक्ट जो जोड़े हैं उनको जोड़ करके अब इस समय पर 100 हमारे सब्जेक्ट। आगे बात करें, राज्य सूची में जो थे वो 66 थे, लेकिन इसमें से कुछ निकाल दिए गए हैं और 61 फिलहाल हमारे रह गए हैं सब्जेक्ट राज्य सूची के। संवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब इस समय पर 52 सब्जेक्ट आते हैं। फिलहाल 52 सब्जेक्ट हैं, शुरुआत में कम थे लेकिन अब ज्यादा हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया है। उद्देश्य क्या है? शक्तियों और कर्तव्यों का वितरण यहां पर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट जो है हमें 97 नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ मुख्य जान लेने हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि संघ सूची में ऐसे कौन कौन से विषय हैं, यानी उन पर केवल और केवल केंद्र कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी, राज्य नहीं बना सकता है। जैसे डिफेंस पर, यानी रक्षा से संबंधित जो कानून बनेगा उसे केवल केंद्र बनाएगा। दूसरा है विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, इसके लिए कानून केवल केंद्र यानी यूनियन लिस्ट यानी केंद्र बनाएगा। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है, अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतरराज्यीय भी है। ये दोनों, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे यहां पर वो करेगा, व्यापार करेगा, उसके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र का है। इसके बाद अगर बात करें तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन की भी बात करें तो ये भी हमारा केंद्र को बनाने को अधिकार है। के बाद परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी भी, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। इसके अलावा रेलवे पर है, रेलवे पर, इसके अलावा आरबीआई करेंसी पर, करेंसी पर तो आप जानते ही हैं, आरबीआई पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है, वही बनाती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर भी अधिकार हमारा केंद्र का ही होता है, संसद ही कानून बनाती है। इंश्योरेंस पर भी वही बनाती है। इसके अलावा अगर देखें तो डाकघर, बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स जो हैं, इन पर भी कानून बनाने का या बैंकों पर कानून बनाने का अधिकार आरबीआई को या फिर आरबीआई पे कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को होता है। तो यहां पर हमने मेन पिन पॉइंट लिए हैं, जनगणना कराने का अधिकार केवल और केवल किसको है, तो हमारी केंद्र सरकार को है। सेंसस यानी कराने का, जनगणना कराने का अधिकार भी इसी को है। तो यहां पर बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखेंगे। और रेगुलेशन ऑफ करेंसी भी आपका अधिकार संघ सूची में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनगणना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जनगणना सेंसस जो है उसे कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है।
आपको हम हिस्ट्री की क्लासेस में बताएंगे कि भाई ये जनगणना पहली बार शुरू कब की गई और किसके द्वारा की गई, ये हिस्ट्री की क्लासेस में आपको बता देंगे। ठीक है, मुझे लगता है बहुत से लोग जानते होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट करके एक बार बताइएगा कि जनगणना किसके द्वारा शुरू की गई। हम पूछ रहे हैं जनगणना किसके द्वारा शुरू की गई, आप कमेंट करके बताइएगा। राज्य सूची के बारे में बात करें, स्टेट लिस्ट है, इसमें 66 सब्जेक्ट आते थे पहले, लेकिन फिलहाल हमारे 61 सब्जेक्ट हैं। बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो देखिएगा, राज्य सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। यहां पर पुलिस बना सकती है, पुलिस जो पॉइंट है आपका सब्जेक्ट, इस पर कानून बनाने का अधिकार। और इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री यानी सिंचाई और पशुपालन पर अधिकार भी किसी को दिया है, राज्य को दिया है। गैस पर कानून बनाने का अधिकार, याद रखेंगे आपने जाना होगा कि उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, वो उज्ज्वला योजना केंद्र की थी, लेकिन गैस जो है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि केंद्र सूची का। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, आरओ में भी रिपीट हुआ था, याद रखिएगा। शराब जो वाइन होती है, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। आप जानते हैं बिहार ने अपनी वाइन जो विस्की है, ये सब दारू वगैरह बंद की थी, हम जानते हैं इसे कानून बनाने का अधिकार है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, इस पर भी इसी को अधिकार है। एक और चीज यहां पर याद रखेंगे कि जो रेलवे की पुलिस होती है, पुलिस के अलावा यहां पर एक पॉइंट और आपको नोट करना है कि रेलवे पुलिस जो होती है, रेलवे पुलिस, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य का है। राज्य, यहां पर बहुत से लोग गलत कर सकते हैं, वो केंद्र टिक कर देंगे, रेलवे पुलिस आपका राज्य का ही विषय है, राज्य का विषय है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर आपको बताया है। आगे बात करते हैं कि समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है। तो समवर्ती सूची जो कि आप टोल टैक्स के बारे में भी आपको बता दें, टोल टैक्स भी आपका राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में पहले तो जो सब्जेक्ट आते थे वो 47 आते थे, लेकिन फिलहाल 52 सब्जेक्ट आते हैं, बढ़ गए हैं फिलहाल। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो हमारा दोनों को होता है, लेकिन अगर दोनों कानून बना देते हैं और ज्यादा प्रबल कानून अगर केंद्र का है तो केंद्र का ही मान्य होगा, फिर राज्य का मान्य नहीं होगा। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, जो कि अभी हमने बताया, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन यदि राज्य लिख करके परमिशन मांगे और कहे, रिक्वेस्ट करे केंद्र से कि भाई आप हमारा कानून बना दीजिए, तो वहां पर वो भी बना सकता है। वो टर्म एंड कंडीशन आप याद रखिएगा। समवर्ती सूची में देखिएगा कौन कौन से आते हैं। पीनल लॉ जो आता है, दंड विधि, दोनों बना सकते हैं। और यहां पर इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो दोनों कर सकते हैं। विवाह और विवाह विच्छेद, डिवोर्स वगैरह यानी मैरिज, ये सब आपका कानून बनाने का अधिकार किसको है। और जनसंख्या यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य को भी है और केंद्र को भी है। लेकिन जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को। न्याय प्रशासन हो, समाचार पत्र हो, जन्म मरण पंजीकरण हो, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हो, ये दोनों। और शिक्षा फिलहाल समवर्ती सूची का विषय है। आपको शिक्षा के बारे में बता दें, 42वें संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसे जोड़ा जाता है। पहले यह केवल और केवल राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसे समवर्ती सूची का विषय कर दिया गया है। इससे पहले यह इसमें नहीं आता था। 42वें संविधान, अब फिलहाल मांग उठ रही है कि इसको कह रहे हैं कि नहीं, इसे आप समवर्ती सूची में मत रखिए, इसे राज्य सूची का विषय बना दिया जाए। फिलहाल मांग उठ रही है, लेकिन आपको याद रखना है शिक्षा फिलहाल हमारा समवर्ती सूची का विषय है। पहले यह समवर्ती सूची का विषय नहीं था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, एजुकेशन। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में, देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची क्या है। यहां पर लैंग्वेजेस दे रखी हैं, भाषाएं दे रखी हैं, और भाषाएं आप जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र हमारा 8वीं अनुसूची में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या है, और फिलहाल हमारी 22 भाषाएं हैं, और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसी के बारे में आपको बताना है। तो यहां पर हमने सबसे पहले मैप लिया है, और पहले आपको मैप से समझाएंगे, मैप से याद कराएंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। एक एक भाषा आपको याद हो जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि यहां पर जो हमारा ये है, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है, इधर का क्षेत्र पाकिस्तान से भी लगता है, और आप जानते हैं कि हमारा सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो पहली भाषा आपको यहां पर सिंधी, कब याद कराएंगे, सिंधी है। लिखते नहीं, आपको वैसे ही बता देते हैं। यहां पर आपकी सिंधी आ जाती है, और फिर कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी
कश्मीर। उसके बाद पंजाबी, पंजाब यहां पर है पंजाबी। फिर से देखिएगा सिंधी, इधर का क्षेत्र है हमारा सिंध का, तो सिंधी, और इधर कश्मीरी, इसके बाद पंजाबी, ये क्षेत्र आपका हिंदी का है, हिंदी है। इधर आ जाएंगे यहां पर उड़िया, उड़ीसा का है। इसके बाद असमी, उड़िया असमी, याद रखेंगे। इधर आ जाते हैं, यहां पर जो भाषा आ जाएगी वो हिंदी हमने कर ही ली है, यहां पर गुजराती, मराठी, ये वो पूरा क्षेत्र, पूरी बेल्ट आपकी किसकी है, हिंदी की है। तो गुजराती मराठी, याद रखेंगे गुजराती एंड मराठी। इसके बाद यहां पर है आपका कोंकणी, कोंकणी जो है आपका गोवा के क्षेत्र में भी बोली जाती है, कोंकणी है। और कन्नड़, ये वाली कन्नड़ है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये चारों राज्य वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये आपके हो जाते हैं। साथ में आप जानते हैं कि उर्दू भी होती है, उर्दू के अलावा आपकी संस्कृत भी होती है, और एक भाषाएं और हैं जिसमें बोलते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली भी है, चूंकि नेपाल हमारा बराबर में है, नेपाल, तो नेपाली भी भाषा है, यहां की नेपाली है, तो नेपाली भी है। साथ में याद रखेंगे उड़िया भी है, और हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है। तो भाषा के आधार पर आप दे सकते हैं। एक यहां पर याद रखेंगे मणिपुरी, मणिपुरी, ये आपका मणिपुरी, यहां पर मणिपुरी, याद रखेंगे गुजराती, मणिपुरी, ये सब भाषाएं आपकी हमारी आती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, यहां पर ऊपर के क्षेत्र में देखिएगा, यहां पर जम्मू, और जम्मू में जो आपकी चलती है कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, के बाद पंजाबी, हिंदी, उड़िया, असमी, मणिपुरी, पीछे आएंगे, मणिपुरी के बाद पीछे आएंगे, और बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, और मणिपुरी के बाद गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और उर्दू और संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, याद रखेंगे नेपाली। ठीक है, ये भाषाएं हैं। इनको आपने मैप के आधार पर तो देख ही लिया है। मैप के आधार पर देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप मैप से ही याद करिएगा, वैसे याद नहीं रहेंगी। ठीक है, हमने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, मैप से ही याद आपको रखने हैं। हमने पॉइंट सारे बता दिए हैं आपको, सारे याद हो जाएंगे आपको। अब यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 1 बाई आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। 1 बाई 1 आप जब कंप्लीट हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। नंबर 1 अब याद करनी है हमने, इमेजिन करिएगा अब मैप को, देखिएगा। नंबर 1 आपका सिंधी, ऊपर हमने सिंधी देखा, सिंधी। दूसरा ऊपर देखा कश्मीरी, हम क्रम से करवा रहे हैं आपके लिए, क्रम से याद करवाने के लिए आसान है। सिंधी, उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद पंजाबी, नीचे आए थे पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाबी, उसके बाद चौथे नंबर पर हिंदी। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में सब हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी। आगे की तरफ बढ़ रहे थे उड़िया, उसके बाद आगे की तरफ बढ़े बंगाली, उड़िया बंगाली, उसके बाद असमी और आगे बढ़े, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद मणिपुरी, और उसके बाद गुजराती, इधर आए गुजरात की तरफ, फिर मराठी, कोंकणी, कोंकणी गोवा वाली क्षेत्र की है, और उसके बाद मराठी। ये सब आपने देखा। इसके बाद 11 भाषाएं और हैं, तो 11 भाषाओं को और देख लेते हैं। नंबर 1 11वीं भाषा, 12वीं भाषा कन्नड़, कन्नड़, उसके बाद तमिल, उसके बाद तेलुगु, के बाद मलयालम। ये भाषाएं तो आपको 4 द्रविड़ राज्यों की भाषाएं तो आपको पता ही है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसके बाद बोडो, के बाद डोगरी, मैथिली और संथाली, ये बताया। इसके बाद और भाषाएं जोड़ी गई हैं जो कि आपकी नेपाली हैं, नेपाली है, उर्दू है और संस्कृत है। यही तो याद कराई है हमने भाई, यही भाषाएं तो हैं जो आपको याद करनी है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मैप के हिसाब से हमने यहां पर दिखाया है, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। मैप के हिसाब से ही याद करना है। एक बार मैप फिर से देख लीजिए आप, मैप आपको एक बार फिर से देखना है। अब देखिए मैप क्या है। मैप में आप देखिएगा, फिर से एक बार आपको याद करा देते हैं। यह है हमारा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। देखो आप एक काम करते हैं, यहां पर एक कलर लेते हैं, कलर से आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। एक बार याद कराना है आपको, हमारे साथ बोलिएगा, आप एक बार बोलिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। सभी लोग बोलेंगे, बोलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमी, मणिपुरी, के बाद गुजराती, कोंकणी, मराठी,
कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसके अलावा कोंकणी, कोंकणी है आपकी, कोंकणी हमने बता दी, नेपाली, मणिपुरी आपको बता दी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, उर्दू और संस्कृत। इनको आप याद रखेंगे, मैप के आधार पर ही आपको याद रखना है। उर्दू तो आपकी है ही, हिंदी आपने मैप में देख ही ली, हिंदी और याद रहेगा आपको। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो उसको ले लीजिए, यहां पर टाइम आपको दे रहे हैं। तभी हमें सीरीज से याद हो जानी चाहिए, आप सब याद रखेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी और फिलहाल कितनी भाषाएं हैं और जोड़ करके कितनी की हैं, तो वो जोड़ना भी आपको पूछेगा एग्जाम में। देखिएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन इसके बाद विभिन्न संशोधनों के माध्यम से नई भाषाएं जोड़ी गई। पहले कितनी थी? 14, लेकिन बाद में ये जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जो बनी उसके लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ, यानी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में ये किया गया, और इसमें नई भाषा जो जोड़ी गई वो 15वीं बनी सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी। उसके बाद एक और संविधान संशोधन याद रखना है, वो है हमारा सेकंड, यानी संविधान संशोधन 3 हुए हैं टोटल। तो दूसरा संविधान संशोधन है जो कि भाषा से संबंधित है, 71वां संविधान संशोधन है, और 1770 ये बना है 1992 में संविधान संशोधन हुआ है। इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 16वीं भाषा बनी नेपाली, 17वीं भाषा बनी मणिपुरी, और 18वीं भाषा बनी कोंकणी। कोंकणी जो भाषा है गोवा की है, वो बनी। अगर आपको याद रखने में तकलीफ होती है तो याद रखिएगा, 71वें संविधान संशोधन में न क बना, नमक, न फॉर नेपाली, एम फॉर मणिपुरी, म फॉर क फॉर कोंकणी। तो नमक बना है 71वें संविधान संशोधन 1992 में। याद रखने के लिए आपके लिए आसान रहेगा, 3 भाषाएं जुड़ती हैं। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है जो कि तीसरा संविधान संशोधन है, इससे संबंधित 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये जोड़ी जाती है। इसमें 19वीं बोडो, उसके बाद 20वीं डोगरी और 21वीं मैथिली और संथाली। इनको सीरीज में याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद रखेंगे। ये हमारी इस समय पर 4 भाषाएं और जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं कर दी गई हैं, और मुझे लगता है कि आप इसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। एक बार हमारे साथ रिवाइज करिएगा। हिंदी ऊपर से अगर शुरू करें तो शुरुआत से करिएगा सिंधी, के बाद कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, असमी, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली के अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू और संस्कृत। ये भाषाएं हैं आपकी जो आपको जाननी चाहिए थी। 22 भाषाओं को याद करिएगा, बहुत एग्जाम में आती है। संशोधन भी याद कर लीजिएगा। संशोधन के लिए एक ट्रिक और बता देते हैं आपको, वो ट्रिक क्या है देखिएगा। पहला संविधान संशोधन जो होता है वो आपका कौन सा है? 21वां है, ठीक है, भाषा से संबंधित, और 15वीं भाषा जुड़ती है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? 71वां है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो देखिएगा 92 बनेगा। और तीसरा संविधान में संशोधन जो होता है भाषा से संबंधित, वो 92वां ही तो है, यही तो बताया आपको। तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। नमक से याद रखिएगा, इससे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं नवीं अनुसूची क्या है। नवीं अनुसूची में है 9th में संविधान से संबंधित अनेक्स, यानी यहां पर संविधान संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया है, पहले नहीं थी, बाद में जोड़ी जाती है। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन इसमें दिया गया है। लैंड रिफॉर्म्स, किसी के पास में 200 बीघा जमीन और किसी के पास में 2 बीघा जमीन, कितना नाइंसाफी थी, तो इसको बराबर करने के लिए इसे जोड़ा गया है। और यहां पर भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, वहां पर जमींदारी को समाप्त किया गया था, यानी बैलेंस किया गया था, वो है। अगर एक बात और याद रखिएगा कि अगर संसद ये चाहे, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, और यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो अगर कोई भी एक्ट बनेगा तो न्यायिक पुनरावलोकन जरूर होगा, जो कि हमारा कोर्ट करेगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी ऐसे कानून को बनाकर 9वीं अनुसूची में जोड़ दे तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ऐसा इसमें टर्म याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर संविधान संशोधन ऐसा कर दिया जाए और उसे जुडिशियल रिव्यू से बचाना है तो फिर यहां पर 9 में आपको जोड़ना पड़ेगा। बट यहां पर बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे इस पर वाद विवाद हुए बहुत सारे।
वो वाद विवाद हम आपको कभी लेक्चर में जरूर बताएंगे, क्योंकि आगे चल करके उनका हम इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे आपको कि यहां पर वाद विवाद ये हुए कि एक बार संशोधन किया गया और उन्होंने कहा कोर्ट ने कि भाई अगर आर्टिकल 14 को आर्टिकल 18 को अगर प्रभावित करता है तो संविधान में संशोधन करके उसे निरस्त कर दिया जा सकता है, मतलब उसे शून्य घोषित किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। इसके बारे में आगे डिटेल बताएंगे, बट अभी फिलहाल वाद विवाद बहुत सारे हुए हैं, वो आगे चल करके हम आपको सारे लिखवाएंगे कि बताएंगे भी। लेकिन यहां पर याद रखना है कि संसद यदि चाहे तो किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल करके जुडिशियल रिव्यू से बचा सकती है। और उसके बाद वाद विवाद हुए हैं, लेकिन अब कुछ कंडीशंस हैं वो आपको आगे बता देंगे। आगे है 10वां है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा में सदस्यों की एलिजिबिलिटी यहां पर बताई गई है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ आपका बताया गया है। और 52वें संविधान संशोधन में ये 1985 में इसे जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को, और 91वें संविधान संशोधन इसमें संशोधन भी किया गया है। संशोधन इतना जरूरी नहीं है, बट ऐड कब किया गया है 1985 में 52वें संविधान संशोधन में, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है इट वॉज अमेंडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वें संविधान संशोधन में इसमें संशोधन भी किया गया है। अच्छा, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें बनाया गया है कि जो लोग जो कानून जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो आपके बहुत ज्यादा दल बदल कर सकते हैं करते हैं, उसी को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए सांसदों और विधायकों के लिए नियम बताए गए हैं। ठीक है, 11वीं जान लेते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी यहां पर लोकल गवर्नेंस दी गई है 11वें में। लोकल गवर्नेंस में क्या क्या आता है, जैसे पंचायतें और नगर पालिकाओं के अधिकार और जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। याद रखेंगे यहां पर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा जाता है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा जाएगा। इस अनुसूची में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं इसमें, याद रखेंगे 29 विषय ऐसे हैं जिस पर स्थानीय स्वशासन के आधार पर वो नियम कानून बना सकते हैं, 29 विषय हैं। आगे बात करें तो 12वीं अनुसूची जो कि आखिरी अनुसूची है, और वो है संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा जाता है। इसमें क्या दे रखा है 74 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व उसमें दिए गए हैं। दी पावर्स एंड म्युनिसिपैलिटीज दे रखे हैं, उसमें पंचायतें हैं, इसमें आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाएं हैं। विषय की बात करें 18 विषय, ये एग्जाम में आ सकता है, उसमें 29, इसमें 18 विषय दे रखे। तो यहां पर हमने बात कर ली है आपसे 12 अनुसूचियों की, और मुझे लगता है कि आपको 12 अनुसूचियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, चाहे वो भाषाएं हो, चाहे वो किसी राज्य की बात हो, सभी आपको याद हो जाएंगी। अब इस पर आधारित प्रश्न और कर लेते हैं और हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करती है। बताया ना अभी, यहां पर आपका ये प्रश्न जो है वो आपसे IAS प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। यहां पर राइट आंसर आपको लगता है कौन सा होगा, तो राइट आंसर देखें 7वीं अनुसूची, 8वीं, 5वीं और 8वीं, ये 6ठी अनुसूची यहां पर दे रखे हैं ऑप्शंस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में आपने देखा कि वहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दे रखी है, जो कि केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, वो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कौन से राज्य शामिल हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में कौन से राज्य शामिल हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शंस हैं आपके, विशेष प्रावधान वाले राज्य शामिल हैं, या फिर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य जो आते हैं वो शामिल हैं, या फिर अलग अलग कानून वाले राज्य शामिल हैं। तो 10वीं अनुसूची में दे रखा है दल बदल वाली में कि भाई किससे संबंधित है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये एग्जाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का, उसमें है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य, उससे संबंधित है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है। तो आप बता सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड रिफॉर्म एंड रिलेटेड मैटर्स, भूमि सुधार और संबंधित मामले, या फिर कराधान मामले यानी टैक्सेशन मैटर्स हैं, या फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है, न्यायिक नियुक्तियां हैं, और नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा है। और ये एग्जाम जो है आपका SSC 2018 में पूछा गया है, मुझे लगता है बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार और संबंधित मामले, क्योंकि आपका अभी आपने पढ़ा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था, 9वां 1951 में पहले ही संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। आगे चौथा है, भारतीय संविधान की 4th अनुसूची के तहत कौन से राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो यहां पर किस किस का उल्लेख है वो बताया गया है, राज्य जिनके पास विशेष स्वायत्तता है, राज्य जिनके पास अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के
विशेष पहचान है? राज्य और संघ शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा है। तो यहां पर वही बताया गया जिनकी विधानसभा है, उन्हीं से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 है, 24 है, 25 है या फिर 26 है? तो भाई इसका जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग करिएगा, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, तो आप इसका कमेंट करिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन 5, आंसर लिखिएगा ऑप्शन क्या है, 22, 24, 25, 26। आप इसका कमेंट करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जरूरी प्रश्न है और आपको आना भी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं चीजों को। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करके उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन 5 आंसर ABCD जो भी आपको लगता है। ठीक है, आंसर इसमें आंसर आपका 22वां है। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आगे ध्यान रखेंगे भाई कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को बहुत सीरियस तरीके से हम लेंगे, और अगर कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा है जो भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। अपने ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करिएगा। इसके अलावा भाई आप हमसे उस पे टेलीग्राम पे और उस पे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा बहुत है, आपको डेली करंट अफेयर किस फॉर्म में मिलता रहेगा, पीडीएफ भी वहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो पीडीएफ भी वहीं मिलती रहेगी आपको, ध्यान रखिएगा। बाकी भाई लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।